हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जिम्नोस्पर्म की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाइनस के जो सामान्य पर्ण है उसकी आंतरिक संरचना की, अर्थात एनाटॉमी ऑफ फॉलिएज लीफ इन पाइनस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो डायग्राम जो है वो लिए हुए हैं, जिनमें से पहला जो हमारा चित्र है वो आरेखी चित्र है पाइनस की निडल के टीएस का, और दूसरा जो चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इसके कोशिकीय चित्र है निडल की टीएस का। सबसे पहले हम सामान्य बात कर लेते हैं पर्ण के बारे में। जैसा कि आपको पहले की कक्षा में बताया था, जब हम पाइनस की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे तो आपको बताया था कि साइकस में दो प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ पर जो पर्ण होती हैं वो द्विरूपी होती हैं, डायमॉर्फिक होती हैं। एक जो पर्ण होती हैं वो सल्की पर्ण होती हैं और दूसरी जो पर्ण होती हैं वो सामान्य पर्ण होती हैं। और ये जो सामान्य पर्ण या फॉलिएज लीफ होती है, इसकी आकृति के बारे में भी आपको बताया था कि इसकी जो आकृति है वो निडल शेप होती है या सुईनुमा होती है, और ये पतली और लंबी होती हैं। सल्की पत्तियाँ जो होती हैं, जैसा कि आपको बताया था पूर्व में, कि छोटी पतली होती हैं और भूरे रंग की झिल्लीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो कि लंबी और बौनी शाखाओं पर दोनों पर ही पाई जाती हैं। हालांकि वो जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती हैं और सुरक्षा का प्रदान करती हैं जो नई शाखाएं निकलती हैं उसका। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है फॉलिएज लीफ या सामान्य पर्ण, और जो कि पाइनस में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो जैसा कि आपको अभी बताया है कि पाइनस में जो पर्ण पाई जाती है सामान्य पर्ण, उसकी जो शेप है वो सुईनुमा होती है, और इसकी अगर हम बाह्य रूपरेखा देखें या आउटलाइन देखें तो वो डिपेंड करती है स्पर्म में कितनी निडल उपस्थित हैं। अगर हम देखें अनुप्रस्थ काट में इनकी में, तो स्पर्म में अगर एक पर्ण होगी, जैसे कि पाइनस मोनोफिल्ला में हम देखते हैं कि प्रत्येक जो स्पर है उसमें केवल एक ही सूच्याकार पत्ती पाई जाती है, तो ऐसे में जो उसकी रूपरेखा होगी, बाहर की आउटलाइन होगी, वो सर्कुलर होगी या वृत्ताकार होगी। हमने देखा था कि पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में जो है प्रत्येक स्तर में जो स्पर होता है उसमें दो पत्तियां पाई जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी आउटलाइन होगी जो निडल की, वो सेमी सर्कुलर या अर्धचंद्राकार होती है। और जैसा कि हमने यहाँ पर जो चीज़ ली है वो है पाइनस रॉक्सबर्गा या पाइनस लॉन्गिफोलिया, जिसके स्पर में तीन पर्णक पाए जाते हैं या तीन निडल पाई जाती हैं। तो ऐसे में इसकी जो बाह्य रूपरेखा है हमको वो ट्राइंगुलर या त्रिकोणीय दिखाई देती है। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है आपकी ट्राइंगुलर या त्रिकोणाकार संरचना है। सेलुलर डायग्राम भी जब आप देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये ट्राइंगुलर शेप की हमें दिखाई देती है, क्योंकि इस पर में तीन पाई जाती हैं, तो तीन जो है वो ट्राइंगुलर शेप से जो है एक तरीके से व्यवस्थित होकर के पूर्ण एक गोलाकार जो है इस पर जो है बनाती है। तो अब हम इसकी आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना में हमें कौन कौन से भाग दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बाहर जो हमें भाग दिखाई देगा वो है आपका एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पहले वाला डायग्राम है वो आरेखी चित्र है और नीचे वाला जो डायग्राम है वो सेलुलर डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं सेलुलर डायग्राम के माध्यम से भी कि देखिए बाहर जो हमें परत दिखाई दे रही है, सबसे बाहर वो परत दिखाई देगी आपको एपिडर्मिस की। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो परत है वो एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस के बारे में हम जान लेते हैं कि जो एपिडर्मिस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा सबसे बाहर की एक स्तरीय परत होती है, और इसकी कोशिकाएं जो होंगी वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, अर्थात सहज रूप से व्यवस्थित होती हैं, बिल्कुल क्लोजली जो है ये एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। और इस बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल जो है वो पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्यूटिकल की जो परत है वो एपिडर्मिस के ऊपर विद्यमान होती है। और बाह्य त्वचा में आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि बाह्य त्वचा में हमें बहुत सारे जो है स्टोमेटा दिखाई देते हैं, और ये स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, अर्थात सकन स्टोमेटा यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि
पत्ती की तीनों ही सतह पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि इस सतह पर भी ये पाए जाएंगे, निचली वाली सतह जो दोनों सतह हैं उस पर भी आपको ये स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। और ये स्टोमेटा जो है वो खुलते हैं आपकी अधोरंध्री गुहिका में या सब स्टोमेटल चैम्बर में खुलते हैं। और ये जो रंध्र होगा वो रंध्र दो द्वार कोशिकाओं से और कुछ सहायक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई हमारी एपिडर्मिस की और साथ ही साथ क्यूटिकल की और उसमें पाए जाने वाले रंध्रों की। तो जैसा कि आपको बता ही दिया है, एक बार हम पुनः जो है इसके बारे में बता देते हैं कि ये एकल स्तरीय परत है जो कि क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है और इसमें जो है समान रूप से फैले हुए रंध्र पाए जाते हैं जो कि रंध्र धसे हुए रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाली अगली परत के बारे में जो कि है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जिसको हम अधस त्वचा कहते हैं, ये बाह्य त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है। आप इसको नोट करें, देखिए ये हाइपोडर्मिस है और ये हाइपोडर्मिस जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और यह बनी हुई होती है स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से या जो हमारी दृढ़ता की कोशिकाएं होती हैं उनसे बनी होती है। आप सेलुलर डायग्राम में देखें कि किस तरीके से ये आपको जो डार्क कलर की कोशिकाएं दिख रही हैं ये स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं और ये आपकी हाइपोडर्मिस है जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। आप यहाँ सेलुलर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल है और ये आपकी हाइपोडर्मिस है। और हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये हाइपोडर्मिस जो है अगर हम देखें तो ये कॉर्नर जो है इन तीनों कॉर्नरों पर हाइपोडर्मिस की जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। लगभग हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 5 से 6 या इससे ज़्यादा स्तरीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है और जो इसकी जो सामान्य सतह है वहाँ पर ये थोड़ी सी पतली होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं वो ज़्यादा अधिक विकसित रहती हैं कोणों पर, तीनों कोणों पर विशेषकर जो है ज़्यादा मोटी पाई जाएगी है और बाकी जगह पर ये जो है पतली पाई जाएगी। अधस त्वचा में चूँकि ये जो हमारी अधोरंध्री गुहिका या सबस्टोमेटल चैम्बर खुलते हैं तो इसके कारण क्या है कि ये बीच बीच में से जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो है सबस्टोमेटल चैम्बर यहाँ पाए जा रहे हैं, इसके कारण ये बीच बीच से एक तरीके से कहें कि बढ़ जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारी हाइपोडर्मिस के बारे में। और हाइपोडर्मिस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट रीजन आता है वो है हमारा मीजोफिल। मीजोफिल को आप देख सकते हैं, ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा जो है वो मीजोफिल है। इस मीजोफिल में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो मीजोफिल है वो 3 से 5 परतीय होता है। मीजोफिल की जो कोशिकाएं हैं जिसको हम पर्ण मध्योतक भी कहते हैं, चूँकि ये पर्ण है तो यहाँ पर हमें मीजोफिल देखने को मिलेगा और ये जो मीजोफिल होगा वो 3 से 5 परतों का बना होता है। लेकिन यहाँ पर जो मीजोफिल है वो स्पंजी और पेलिसेड कोशिकाओं में विभेदित नहीं होता है। जिस तरीके से हम जब द्विबीजपत्री पर्ण की संरचना पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो मीजोफिल होता है वो स्पंजी, पेरेन्काइमा और पेलिसेड में डिवाइड रहती है कोशिकाएं। अर्थात एक तरफ जो है खंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम पेलिसेड कहते हैं और दूसरी तरफ जो कोशिकाएं वायु उत्तक युक्त होती है या एक तरीके से कह सकते हैं जिनमें स्पंजनुमा जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो स्पंजी पेरेन्काइमा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है मीजोफिल एक समान प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं और साथ ही साथ स्टार्च की जो है प्रचुर मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। आप इस सेलुलर डायग्राम को देखें तो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है जो कि 3 से 4 कोशिकीय मोटी परत का है, ये है पूरा पेलिसेड। और इसकी आप यहाँ पर एक और जो मेन विशेषता देख रहे हैं वो है कि इनकी जो इन कोशिकाओं की जो भीतरी कोशिका भित्ति है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनफोल्डेड होती है, अंतर्वलित होती है, एक तरीके से पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वो खूंटीनुमा क्षेत्र अंदर की ओर बनाती है। जिससे कि क्या होगा, इन कोशिकाओं का जो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है या फोटोसिंथेटिक जो एरिया है वो बढ़ जाता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो चूँकि निडल का जो एक तरीके से कहें कि चूँकि बहुत पतली होती है निडल, तो उसकी जो
पूर्ति है उस एरिया को बढ़ा करके की जाती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सूचाकार पत्तियों के एक तरीके से जो रिड्यूस एरिया है उसका एक कंपेंसेशन करती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मीजोफिल में हमें जो ठीक हाइपोडर्मिस है उसके नीचे कुछ रेजिन कैनाल भी दिखाई देंगी, और इनकी जो संख्या है वो इस पाइनेसरॉक्स बर्गाई की जो निडल है उसमें 3 होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों कोनों पर 1 और 2, और इस तरीके से ये जो है 3 यहाँ पर हमें दिखाई देती है रेजिन कैनाल। तो ये रेजिन कैनाल जो है पाई जाएंगी मीजोफिल पर, और हालांकि ये जो मीजोफिल में जो रेजिन कैनाल पाए जाएंगी वो स्तंभ में पाई जाने वाली रेजिन कैनाल्स के ही समान होती हैं। तो ये मीजोफिल के बाद में अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो जो कि आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, और वो होती है हमारी एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा। अगर हम देखें इसको आरेखी चित्र में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर से जो हमारी बनी हुई है ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंडोडर्मिस जो है यह एक स्तरीय परत होती है जो कि बैरल शेप कोशिकाओं से बनी होती है, या कह सकते हैं कि ढोलाकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है। और इसकी अरीय भित्तियों में हमको, चूंकि एंडोडर्मिस है तो कैस्पेरिन स्तुलन जो है या कैस्पेरिन पट्टियाँ यहाँ हमें देखने को मिल जाएंगी एंडोडर्मिस के अंदर, और कभी कभार जो है इसमें स्टार्च भी उपस्थित हो सकता है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर एंडोडर्मिस की, जो कि एक परती होती है। अब एंडोडर्मिस के बाद हम बात कर लेते हैं पेरिसाइकिल की या परिरंभ की। परिरंभ जो है आपको इसमें देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर से हमने बनाया हुआ है, ये जो लेयर है वो परिरंभ की है। परिरंभ जो होता है वो एंडोडर्मिस के नीचे बहुस्तरीय परिरंभ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप सेलुलर डायग्राम में देख सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये परिरंभ का है, जो कि कई कोशिकीय मोटा स्तर है। बहुस्तरीय पेरिसाइकिल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें जो है कई प्रकार की कोशिकाएं जो है देखने को मिलती हैं, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं पैरेन्काइमी कोशिकाएं, जो कि परिरंभ का अधिकांश भाग बनाती हैं। आपको ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं सभी कोशिकाएं, ये सभी पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो कि सामान्य पैरेन्काइमा कोशिकाओं की तरह ही होती हैं, जिनमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूसरे अगर हम कोशिकाएं हमें जो देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी एल्बुमिनी कोशिकाएं या एल्बुमिनस सेल्स। एल्बुमिनस सेल्स जो हैं ये कोशिकाएं हालांकि पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रोटीन की और स्टार्च की अधिकता ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ ये कोशिकाएं चूँकि फ्लोएम कोशिकाओं के संपर्क में पाई जाती हैं, तो ये इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यह मीजोफिल से पोषण पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो फ्लोएम को करती हैं। और इन कोशिकाओं को आप इस आरे की डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एल्बुमिनी कोशिकाएं हैं जो है पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है पाई जाती हैं वाहिनी की कोशिकाएं या ट्रैकिडियल सेल्स। ट्रैकिडियल सेल्स जो हैं वो ट्रैकिड लाइक कोशिकाएं होती हैं या वाहिनिका के समान कोशिकाएं ये होती हैं, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। और जाइलम के समीप ये पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे बाद में कि जाइलम जो है फ्लोएम यहाँ होता है। तो और ये जो है चूँकि इनमें गर्त पाए जाते हैं, तो इन कोशिकाओं के द्वारा जो है जाइलम से जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो मीजोफिल की कोशिकाओं को होता है। मीजोफिल की जो कोशिकाएं हैं उन तक ये जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करती हैं। और ये कोशिकाएं जो है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का निर्माण करेंगी, जिसको आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, देखिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों पुलों के पास में। और साथ ही साथ बीच में जो पुल हैं, इन पुलों के बीच में हमें स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी दिखाई देंगी, जो टी आकृति की मेखला या गडल बनाती हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से हमें ये जो है टी आकृति या गर्डल देखने को मिल रहा है, जो कि स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से
निर्मित है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, एल्बुमिनी सेल्स और ट्रैकिडियल सेल्स, और ये जो है संवहन अब इसके बाद हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं संवहन पूलों की। तो संवहन पूलों की बात करें तो पाइनस की विभिन्न जातियों में हालांकि संवहन पूल में विविधता पाई जाती है कि जैसे मोनोफिल्ला में अगर देखें तो हमें एक संवहन पूल दिखाई देगा, और यहाँ पर चूंकि हमने रॉक्सबर्गाई का लिया है तो हमें यहाँ पर 2 संवहन पूल दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 संवहन पूल है, और इन संवहन पूलों में आप ये देख सकते हैं विशेषता कि दोनों संयुक्त हैं, साथ ही साथ एक कोलेट्रल है या बही फ्लोएमी है, और चूंकि इनके बीच में एधा पाई जाती है, ये एधा आप देख सकते हैं, इसलिए ये संवहन पूल ओपन होते हैं। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जाइलम है वो नीचे की ओर पाया जाएगा, अर्थात इस नुकीले भाग की ओर जाइलम हमें देखने को मिलेगा, और ऊपर जो है वो फ्लोएम देखने को मिलता है। और आपको बताया था कि फ्लोएम के पास में ही पाई जाती हैं हमारी एल्बुमिनी कोशिकाएं। इस तरीके से ये जो है एल्बुमिनी कोशिकाएं, और ये जो है हमारी देखने को मिलेंगी हमको वाहिनी की कोशिकाएं। तो इस तरीके से जो है ये संवहन पूल हमें देखने को मिलते हैं। और संवहन पूलों के दोनों के संवहन पूलों के बीच में आपको पता है कि टी आकृति की जो है एक तरीके से टी आकृति बनाते हुए स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो कि दोनों संवहन पूलों को एक तरीके से पृथक करने का कार्य भी करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाइनस की जो सुई है या निडल है, इसकी आंतरिक संरचना में हमें कौन से जीरोफिटिक लक्षण या मरुद्विद लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आपने जैसा कि देखा, यहाँ पर हमने बात की थी कि सबसे पहले तो यहाँ पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, पत्तियाँ सूच्याकार आकृति की होती हैं जो कि कम से कम वाष्पोत्सर्जन करने के लिए होती हैं, और बाह्य त्वचा पर जैसा कि आपको बताया क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, और दृढ़ोतकी हमारी हाइपोडर्मिस पाई जाती है। और संवहन पूलों के ऊपर भी हमने देखा था कि दृढ़ोतकीय कोशिकाओं का आप यहाँ आवरण देख सकते हैं। तो ये जो लक्षण हैं सभी वो बताते हैं कि पाइनस जो है एक जीरोफिटिक नेचर का प्लांट है। मरुद्विद लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं जो कि पत्ती की आंतरिक संरचना से पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने बात करी पाइनस की जो निडल है उसकी आंतरिक संरचना की। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है संरचना। आपसे जो है ये डायग्राम भी जो है बनवाया जाता है परीक्षा में, और कई बार जो है पूरा एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है आंतरिक संरचना का, जो है चित्र सहित एक तरीके से पूरा जो वर्णन है वो करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्लास के माध्यम से इसकी आंतरिक संरचना को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, और आपको जो है चित्र को भी जो है अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि चित्र अगर आपके ध्यान में है तो आप आसानी से जो है लिख पाते हैं। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।